नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर टेस्ट नंबर 22 लेकर हाजिर हैं, जिसके केंद्र में है रीतिकाल की भूमिका। रीतिकाल की भूमिका पर आधारित प्रश्नों को हम देखें उसके पहले हम अपने उन नए विद्यार्थियों को रिमाइंड कराना चाहेंगे कि इतिहास ग्रंथ के आधार पर हमने आदिकाल, भक्तिकाल पर विस्तार से टेस्ट सीरीज कर लिया हुआ है। आप जाकर जरूर देखिए। आमतौर पर हम जब भी आदिकाल को पढ़ते हैं तो वो कालखंड भाषा के दृष्टिकोण से, साहित्य लेखन के दृष्टिकोण से कठिन माना जाता है। फिर भी हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से उसे आसान बनाने का प्रयास किया है। जरूर आप देखिए। भक्ति काल, जिसको कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस पर भी आधारित हमने अभ्यास सेट प्रस्तुत कर दिया है। कुल मिलाकर इन दोनों कालखंडों पर 21 टेस्ट आपको दिखलाई पड़ेंगे और अगर हम कम से कम माने तो हर टेस्ट सीरीज से एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो लगभग 21 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। लेकिन मैं लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास में अनुमान लगा रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो वहां पर आपको 50 से अधिक क्वेश्चन इन दोनों कालखंडों से मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ पाएगी। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के ऊपर, जो कि थोड़ा सा हट कर है। रीतिकाल में आप देखेंगे कि काव्य शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित प्रश्न प्राय दिखलाई पड़ते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो इस कालखंड को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे और ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, बल्कि गर्व हो रहा है कि ये सभी टेस्ट सदाबहार टेस्ट हैं। आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाएं, यहाँ से प्रश्न आने तय हैं और बाकियों का मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जिस इतिहास ग्रंथ को हम पढ़ा रहे हैं वो इतिहास ग्रंथ उन तमाम ग्रंथों में हाईवे के रूप में है और जितनी भी किताबें आप रखे हैं सब उसकी शाखाएं हैं। एक न एक दिन आपको इस हाईवे पर आना ही पड़ेगा। तो मुझे विद्यार्थियों के कमेंट से ये पता चलता है कि आप सभी को जो इतिहास ग्रंथ काफी कठिन लगता था वो अब धीरे धीरे आसान लगने लगा है। आपका मनोबल भी उसमें बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो इस चैनल पर जितने भी ओल्ड वीडियोज हैं और न्यू वीडियोज आ रही हैं उनको आप देख रहे हैं। आपका विश्वास बढ़ रहा है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है और हम सब उस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ये की पॉइंट्स था मेरे दिमाग में आया कि न जाने मैं अपनी बात आप सभी तक अच्छे से पहुंचा पाता हूं कि नहीं पहुंचा पाता हूं, क्योंकि मेरा मन बहुत प्रचार प्रसार में नहीं लगता है। कंटेंट के ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं और हमने कई बार आप सभी से कहा है कि ये सभी कंटेंट मैं खुद क्रिएट करता हूँ, पढ़ता हूँ, टाइप करता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें कितनी प्रामाणिकता होती होगी इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मन लगाकर पढ़िए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यहाँ से अधिक क्वेश्चन आपको दिखलाई पड़ेंगे। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स आता है कि सर मिक्स क्वेश्चन आप कराइए ताकि हम अपना मूल्यांकन कर पाए। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अभी जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ उसको आत्मीयता के साथ दिल लगाकर देखिए। मिक्स प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर में कि आपने जिस सीरीज को फॉलो किया था उससे कितने प्रश्न आ रहे हैं। मिक्सअप मैं समय के अनुसार जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन हम परीक्षाओं की जो नस पकड़ने वाली किताब है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं रीतिकाल पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। हमने यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है रीतिकाल की भूमिका। पहले ही आज मैं आप सभी को एक होमवर्क दूंगा कि रीतिकाल की भूमिका नाम से एक आलोचनात्मक किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई। तो आप लोग पहले से ही अपने दिमाग को आज अलर्ट कर लीजिए, ठीक है। और हम एक नए कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अलग ढंग से हमें अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। तो रीतिकाल की भूमिका पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि टेस्ट नंबर 22 के अंतर्गत है। सबसे जो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा गया उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, स्वातंत्र्योत्तर काल। कौन सा ऐसा कालखंड है जिसको कि उत्तर मध्यकाल के नाम से हम
जानते हैं? तो बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसको कि हम रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल कौन सा है? भक्ति काल है, जिसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा तय की है। संवत 1600 से 1800, 1700 से 1900, 1750 से 1950, 1800 से 1950। तो तमाम समय सीमाएं विकल्पों में दी गई हैं। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या तय की है। आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में ज्यादातर आंकड़ों को संवत में दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो नया संस्करण आया है, जिसके बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ था, आपने देखा होगा, उसमें भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, संवत के बारे में ही बतलाया गया, जो कि एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मूल लेखनी है उसको प्रस्तुत करता है। बातों ही बातों में आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे कि आखिरकार रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी थी। सही जवाब है संवत 1700 से लेकर 1900 के बीच में। अगला प्रश्न है कि रस निरूपण करने वाला ग्रंथ है। रस निरूपण करने वाला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है श्रृंगार सागर, कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण। 4 ग्रंथ दिए गए हैं। अब आपको बतलाना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो रस निरूपण के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, आप अपना दिमाग बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे होंगे और सही जवाब तक पहुंच गए। सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंगार सागर। श्रृंगार सागर नाम की जो रचना है, ये किसकी है? ये आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। वो है मोहनलाल मिश्र, MLM, मोहनलाल मिश्र नाम के एक रचनाकार हैं, जिन्होंने श्रृंगार सागर नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो कि इन विकल्पों के आधार पर रस निरूपण करने वाला ग्रंथ है। बाकी तीनों जो नीचे ग्रंथ दिए गए हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये सब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित जो हमने सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ाया था, उसको भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो विद्यार्थी ध्यान दे रहे होंगे वो प्रसन्नचित होंगे, उनके चेहरे खिले होंगे कि बिल्कुल सर, आपके कहने के अनुसार हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और लगातार हमारा प्रश्न यहाँ पर सही हो रहा है। जो विद्यार्थी मिक्स क्वेश्चन के चक्कर में हैं कि वो अपना अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर वो भी एक अप्रोच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज मैं आपको बतला रहा हूँ, और इतना मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। भले थोड़ा सा उनका पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन उनका उत्तर वही होगा। तो कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण किसके द्वारा लिखे गए हैं, हमने संकेत के तौर पर लिख दिया है। आपके दिमाग में उस कवि का नाम छप जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? इस एक ऐसे कालखंड पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि रस पर आधारित नाम के लिए जाना जाता है। उसमें रस निरूपण और अलंकार निरूपण, ये ऐसा कालखंड है। इकलौता आप देख रहे हैं कि हम लोग इतिहास ग्रंथ के तीसरे कालखंड पर चर्चा कर रहे हैं, और उसमें आप देखेंगे कि इस कालखंड का नाम रस के आधार पर भी है, ठीक है, और अलंकार के आधार पर भी है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इस कालखंड को श्रृंगार काल किसने कहा, इस कालखंड को अलंकार काल किसने कहा, या फिर अलंकृत काल किसने कहा, ठीक है। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं कि तथ्य हैं, चाहे रस हो चाहे अलंकार हो, ये इस कालखंड के कवियों को रीति से यानी कि परंपरा से मिली हुई चीज है। इसके पहले भी रस और अलंकार पर बातें हुई थी, और बातें ही नहीं हुई थी बल्कि इन दोनों तथ्यों के आधार पर संप्रदायों का भी प्रचलन हुआ था, स्थापनाएं हुई थी, जिसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। तो यहाँ पर इस प्रश्न के बहाने आपके दिमाग में, चूंकि आप सभी इसी प्रैक्टिस सेट पर निर्भर नहीं, बल्कि समय जो कुछ बच रहा है उसके अलावा आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका तैयार हो गया कि श्रृंगार काल किसने कहा, अलंकृत काल किसने कहा, रीति काल किसने कहा, और क्यों ये सब नामकरण पड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि इतिहास ग्रंथ में
आदिकाल और रीतिकाल दो ऐसे कालखंड हैं जिनके नामकरण पर आधारित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव तौर पर हो चाहे ऑब्जेक्टिव तौर पर हो। तो कहा गया कि रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंग, जिसको कि हम सर्वांग कहते हैं, आपने किताबों को पढ़ा होगा, उसमें लिखा रहता है कि ये सर्वांग निरूपण आचार्य थे, ये निरूपांग निरूपक आचार्य थे। इस तरीके से आचार्यों की कैटेगरी भी निर्धारित की गई। तो सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। ये बात केशव दास के संबंध में किस आलोचक की है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। चारों नाम जो हमने दिया है, ये चारों नाम कहीं न कहीं रीतिकाल पर काम करने वाले हैं। कुछ न कुछ इनका योगदान रीतिकाल के मूल्यांकन या फिर आलोचना में रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि रस निरूपण अलंकार निरूपण का सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसके पहले आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास का मूल्यांकन बड़े ही अलग ढंग से किया हुआ था, लेकिन जैसे रीतिकाल में हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शास्त्रीय पद्धति की जब भी बात की जाएगी तो केशव दास का नाम सबसे पहले आएगा। ये बात किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। अब मान लीजिए आप फाइनल एग्जाम में जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके तमाम प्रश्नों के बीच में से कहीं से आ जाएगा, तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी लड़खड़ा जाएं। लगेगा उनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बिल्कुल नहीं कहा होगा, इसी में से कोई कहा होगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल इत्यादि ने कहा होगा। लेकिन यही है कि आप फाइनल एग्जाम में जाएं तो ये तथ्य आपको दिखलाई पड़ जाए कि हमने इसको अनुराग हिंदी एकेडमी पर कहीं न कहीं पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल करने वाला कवि किसे माना है? ऑप्शन दिया गया कृपाराम, मोहन मिश्र, कर्नेश, केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल करने वाला कवि किसको माना था? सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अगर काव्य रीति के सम्यक समावेश का पहला प्रयास किसी ने किया तो वो थे केशव दास। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया किस प्रकार का ग्रंथ है? ये क्वेश्चन कई बार आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। आप इसको चाहे मिक्स वाले प्रैक्टिस सेट में देखिए चाहे नॉर्मल वाले प्रैक्टिस सेट में देखिए, आपको परीक्षाओं में सही जवाब तक पहुंचना है। ये नहीं है कि आप कितना भी विविधता से जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मैं उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो कि परीक्षोपयोगी है। आप तमाम जगहों पर इधर उधर देखते होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि इसका कितना लाभ मिलता है, लेकिन मैं ईमानदारी से, एक कलाकार की जो ईमानदारी होती है, चूंकि मैंने मुक्तिबोध पर काम किया है तो उन्होंने ईमानदारी पर काफी फोकस किया हुआ है, तो ये ईमानदारी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। बातों ही बातों में आप इस प्रश्न के सही जवाब तक पहुंच रहे होंगे कि कवि प्रिया किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन दिया गया रस, अलंकार, छंद, नाट्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अलंकार प्रधान काव्य है कवि प्रिया। इसी तरीके से आपने रस प्रिया नाम से एक ग्रंथ का नाम पढ़ा होगा जिसमें कि रस केंद्र में है, और ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? आपके दिमाग में उस कवि का नाम आ रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर हर एक चीज लिखूं, आपका दिमाग चलना चाहिए, और जब दिमाग चलता है तो परीक्षा हॉल में इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन नहीं करता है। लगता है कि पूछो, जितना सवाल पूछो। मैंने एक ऐसे संस्थान से पढ़ा है जहां पर हमें चलनी की तरह चाल कर क्वेश्चन बताया गया है। तो कवि प्रिया, रस प्रिया इत्यादि रचनाओं को ध्यान में रखिए कि किसके द्वारा लिखी गई है और वो किस केंद्रीय विषय वस्तु पर लिखी गई है। तो कवि प्रिया कैसा ग्रंथ है? अलंकार प्रधान ग्रंथ है, अलंकार उसके केंद्र में है। अगला प्रश्न है, केशव के प्रसंग में किस आलोचक ने माना है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो किसने इस बात को माना कि केशवदास काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे? कई बार केशवदास को हम अलंकारवादी कवि के तौर पर भी देखते हैं। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि आप काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास। जो विद्यार्थी काव्य शास्त्र को लेकर भी परेशान है,
अब वो जो भी काव्य शास्त्र में पढ़े हुए हैं उसको हिंदी या फिर जो रीतिकालीन आचार्य हैं, कवि हैं, उनसे जोड़कर भी देखिए। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल दो तरीके से संबोधित करते हैं, एक तो अलंकारवादी बोल देते हैं और दूसरा चमत्कारवादी। तो ये सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन को बदल कर भी पूछा जाए, यहाँ पर केशव के जगह पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दिया जाए और विकल्पों में तमाम कवियों का नाम लिख दिया जाए, तो भी आप इसका सही जवाब बतला देंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा केशवदास। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, चाहे कान को हम दाएं साइड से पकड़ें चाहे बाएं साइड से पकड़ें, हमें सही उत्तर तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में काव्यांग निरूपण की सर्वाधिक चर्चा हुई है? ऑप्शन दिया गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब ये देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, जो विद्यार्थी कई बार परीक्षा में बैठ चुके हैं और कुछ कुछ नंबरों से असफल हुए हैं वो तो तुरंत इसको कैच कर लेंगे, लेकिन जो अभी इस परीक्षा में अपना कदम रखे हैं और अनुभव ले रहे हैं कि हमें इस बार कॉम्पिटेटिव नौकरी वाली परीक्षाओं में जाना है, उन विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन कठिन हो सकता है। कौन सा ऐसा कालखंड है जो कि काव्यांग निरूपण के लिए जाना जाता है? सही जवाब तक आप लोग पहुंच चुके हैं, वो कालखंड कोई और नहीं है बल्कि रीतिकाल है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और इस प्रश्न को मैंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पैटर्न के हिसाब से बतलाया हुआ है। एक बार मैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने गया था 2018 में, वहां पर इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि हम सही प्रश्नों को टिक लगा कर बैठे हुए थे तो भी डाउट में रहा करते थे कि कहीं टिक तो गलत नहीं लगा है, इतना उसमें सावधानी थी। कई बार आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में हम अपने जाने में सही टिक लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने तो एक स्थान पर बी को टिक कर दिया है और वहां पर फिर आप घबराना शुरू करते हैं, इधर व्हाइटनर उधर व्हाइटनर मांगना शुरू कर देते हैं और कई लोग तो ब्लेड इत्यादि लेकर भी बैठे रहते हैं, पूरा ओमार सीट को ही खुरच के सही कर देते हैं और बाद में चिंतित रहते हैं कि क्या ये कंप्यूटर में चेक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और लगभग 90% उम्मीद को छोड़ दिए रहते हैं। इस तरह की घटनाएं हमने एग्जाम हॉल में खूब देखी हैं। वहां पर एक सवाल पूछा गया था कि बिहारी किस काल के कवि हैं, और उसमें ऐसे ही लिखा गया था आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीतिकाल के, आधुनिक काल। तो हमारे बगल में एक विद्यार्थी बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा, वहां पर इतना इजी क्वेश्चन था कि आपस में विद्यार्थी थोड़ा मोड़ा एक दूसरे से बातचीत भी कर ले रहे थे, तो वो रीतिकाल लगाकर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि बिहारी रीतिकाल के थे, तो वो एकदम से घबरा गए, बोले कि क्या मैं कहीं गलत तो नहीं टिक कर दिया हूं? तो बोले कि किस काल के? हमने कहा कि बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न भी होता है, अगर बिहारी को वो रीति सिद्ध पूछता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता। न जाने वो पेपर किन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था, उसकी कटअप भी बहुत हाई गई हुई थी। तो मैं जो उदाहरण दिया अनुभव के आधार पर, चूंकि मैं इन परीक्षाओं में बैठा हुआ हूं, तो आप कम से कम विश्वास करेंगे कि व्यक्ति जो भी बात यहाँ पर करता है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है। तो काव्य निरूपण किस काल की सर्वाधिक चर्चित प्रवृत्ति रही? वो रही रीतिकाल की। अगला जो प्रश्न है कि उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? जैसा कि आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने नाम नहीं लिया है। इसके बारे में बात कही जा रही है कि उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा उद्भट के समय में थी, न कि आनंद वर्धनाचार्य या फिर मम्मट या विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। ऑप्शन दिया गया था कृपाराम, चिंतामणि, केशव, देव। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। केशव के बारे में बात कही जा रही है कि उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्य निरूपण का परिचय भामा और उद्भट के आधार पर कराया था, ठीक है, न कि आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट, विश्वनाथ। तो इस प्रश्न को आप देखेंगे कि परीक्षाओं में पलट कर भी पूछा जा सकता है कि आचार्य केशव दास के ऊपर किनका प्रभाव नहीं रहा है, तो इसमें ये तीनों विकल्प आ सकते हैं और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेगा अब वो वहां पर कर लेंगे। कितना भी कठिन कोई पेपर बनाए, अनुराग हिंदी एकेडमी पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए
वो प्रश्न इजी ही लगेगा। बस जरूरत क्या है, प्रश्न को धैर्य के साथ पढ़ना और समझना, जल्दीबाजी में नहीं करना। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। केशवदास ने किसका अनुसरण किया? अनुसरण किया भामा और उद्भट का। और भामा और उद्भट किस लिए जाने जाते हैं? वो अलंकारवादी आचार्य थे, इसीलिए हिंदी में चलकर केशवदास भी अलंकारवादी और चमत्कारवादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर किन ग्रंथों के आधार पर निर्मित हुए? ऑप्शन दिया गया चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ट्री के पैटर्न को हमने अपनाया हुआ है, ये भी तो मिक्स ही है। तो ध्यान रखिए कि हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर किन ग्रंथों के आधार पर निर्मित हुए हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रंथों का नाम दिया गया है, सभी ग्रंथ आप देख रहे हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र के किसी न किसी आचार्य द्वारा लिखे गए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए। कई बच्चे लिखते हैं कि सर की एक मार्किंग लाइन है कि रबर की तरह आपको दिमाग बढ़ाना है। बिल्कुल, जब आप मेरे साथ रहिए तो आप अपने दिमाग को चौड़ा कीजिए, बाकी आपका दिमाग तो सिकुड़ के आ ही जाएगा थोड़ी के देर के बाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य ग्रंथों पर आधारित एक क्वेश्चन है कि हिंदी के अलंकार ग्रंथ किन ग्रंथों से प्रभावित है। तो चंद्रालोक आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद कुवलयानंद किसकी रचना, ये भी आ गया होगा। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ये तीनों रचनाएं हैं तो संस्कृत साहित्य शास्त्र की, लेकिन हम पढ़ कहाँ रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो देखिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप सब माला पहनते होंगे और माला में एक दूसरे से सभी गुथे हुए फूल रहते हैं, उसमें से एक भी लड़ी टूट गई तो टूट जाएगा सब कुछ। इसलिए जब भी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ाता हूं तो उसमें आपको भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण, सभी पोर्शन आपको दिखलाई पड़ते हैं। ये होता है पढ़ाई करने का सही सिस्टम। बातों ही बातों में आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इतिहास ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो हिंदी के जितने भी अलंकार ग्रंथ हैं वो ज्यादातर चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश इत्यादि से काफी प्रभावित रहे। और आगे चलकर चंद्रालोक नाम की जो रचना है इसने काफी प्रभावित किया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इसलिए जरूर आप नहीं जान पा रहे होंगे किसकी रचना है तो एक बार अपना नोट्स इधर उधर पलटिए, खोजिए, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। किसका मानना था कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रीति ग्रंथों की, खासतौर से हिंदी रीति ग्रंथों की अगर बात किया जाए, यहाँ पर माइनर अंतर है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि वो हिंदी में सम्यक रूप से समावेश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव किसका है? संस्कृत का है। लेकिन अगर चिंतामणि त्रिपाठी की बात की जाए तो इन्होंने मौलिक तरीके से हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत की और रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये प्रश्न एक नए पैटर्न पर भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का पहला कवि किसे माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार तो चिंतामणि है। बाकी अन्य आलोचकों को देखेंगे तो कोई कृपाराम को मानता है, कोई केशवदास को मानता है। इस तरीके से डिबेट भी है और साहित्य में ही डिबेट संभव है। साहित्य विज्ञान नहीं है कि एक बार जो आपने प्रयोग कर लिया उसी पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये छूट होती है साहित्य में कि कोई भी आलोचक कुछ भी करे। तो यहाँ पर सब अपने अपने तर्क के हिसाब से अपने अपने निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अगर हिंदी रीति ग्रंथों की बात करें तो इसकी शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से होती है और रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि की रचना नहीं है, जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय। तो आपका दिमाग यहाँ थोड़ा सा चकरा रहा होगा कि आखिरकार हमने तो बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए, वन लाइनर किताबें पढ़ लिए, विकल्पों को देखिए, घबराना नहीं है। ये काम अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही हो सकता है और आपका दिमाग उस सही उत्तर तक पहुंच गया होगा। बिल्कुल
सही जवाब है ऑप्शन डी, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, क्योंकि हमने जानबूझकर काव्य, कवि, काव्य प्रकाश इत्यादि नाम दिया हुआ है। अब जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे कि चिंतामणि की ये 3 रचनाएं हैं, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी होंगे जो पहली बार इन परीक्षाओं में अपने कदम को रखे होंगे, वो घबराना शुरू कर दिए होंगे कि सर हमने तो आज तक पढ़ा काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा लिखी गई रचना है, आप बता रहे हैं कि चिंतामणि की है। प्लीज डाउट क्लियर कीजिए। मैं बहुत सारा कमेंट ऐसा देख रहा हूं, बच्चों को बहुत सारा डाउट हो जा रहा है। डाउट अब आपको नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि एक ही नाम से कई रचनाएं हिंदी साहित्य में प्रकाशित हुई हैं और विषय वस्तु भी समान रूप से रहे, तो हमें अलर्ट रहना कि वो कौन कौन सी। जब भी संस्कृत साहित्य की बात होगी, विकल्पों के आधार पर आपको देखना पड़ेगा। जब भी काव्य प्रकाश की बात की जाएगी तो वहां पर मम्मट का नाम होगा, भामह का नाम होगा, रुद्रट का नाम होगा, विश्वनाथ का नाम होगा, न कि इसमें चिंतामणि घुस जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पेपर बनाने के पीछे तर्क भी होता है। अगर बीच में चिंतामणि को घुसा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि पेपर बनाने वाले को पैटर्न का पता नहीं। तो परीक्षाओं को लेकर आपको बहुत टेंशनाइज्ड नहीं होना है। सब चीज निर्धारित है कि किसका आंसर किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखे किस तरीके से, मैं चाहता तो यहाँ पर काव्यालंकार भी लिख देता, लेकिन बिल्कुल नहीं मैंने लिखा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं रीतिकाल पर, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। ये ट्रिक है। बहुत सारे विद्यार्थी बोरियत महसूस कर रहे होंगे कि सर एक एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। टाइम ले रहे हैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। बाकी आप तो कई जगहों पर मनोरंजन के लिए कितने समय को आप खर्च कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। मैं तो आपके मनोबल और साथ में आपके अंदर जो मनोविज्ञान है उसको पकड़ते हुए एग्जाम हॉल तक कैसे आप अपने को आश्वस्त रखें, अपना कॉन्फिडेंस ऊंचा बनाकर रखें और प्रश्नों के न आते हुए उत्तरों को आप कैच कर लें। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी, काव्य निर्णय चिंतामणि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी? ऑप्शन दिया गया कृपाराम, चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास। इसमें से कौन ऐसा कवि है जिसने काव्य पर तो लिखा है, साथ में छंद शास्त्र पर भी लिखा, जिसको कि हम पिंगल यानी कि छंदों के जो आचार्य हैं उनको हम पिंगलाचार्य भी जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी में किसने छंद शास्त्र लिखने का प्रयास किया? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, चिंतामणि ने पिंगल या छंद शास्त्र पर भी पुस्तक लिखी हुई है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे, हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया, इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर, शुक्ल रसाल। तो ये बात किसने कही कि अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दोनों अलग अलग थे। ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न श्रेणी के व्यक्ति रहे, लेकिन हिंदी में क्या हुआ कि जो कवि था वही आचार्य हो गया, और ये जो एकीकरण है उसका अच्छा प्रभाव हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा। ये बात कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, आज देखते होंगे कि विश्वविद्यालयों में आप देखते होंगे, मैं कोई बनावटी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, विश्वविद्यालयों में एक ही व्यक्ति कवि है, एक ही व्यक्ति आचार्य है, एक ही व्यक्ति आलोचक है, एक ही व्यक्ति कहानीकार है, एक ही व्यक्ति आत्मकथाकार है, एक ही व्यक्ति उपन्यासकार है, सब कुछ एक ही व्यक्ति है। आपने देखा होगा इस तरीके से मल्टी टैलेंटेड आपको प्रोफेसर दिखलाई पड़ जा रहे होंगे कि सब कुछ वही। और कैसे हैं, उन्होंने 10-20 लोगों का एक ग्रुप बना लिया है जो कि उनका गुणगान करते रहते हैं और घोषित करते रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को क्या कहा कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ सकता। कवि और आचार्य स्पेशलिटी अलग अलग ढंग की है। संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे कि कवि अलग व्यक्ति होता था और आचार्य अलग व्यक्ति होता था। ठीक है ना, तो चीजों को आप ध्यान रखिए, आज से भी इसको जोड़कर देखिए कि आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन कितना प्रासंगिक है। तभी आपको लगेगा कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्यत्व के लिए किन गुणों की अपेक्षा होती है? ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्म विवेचन, पर्यालोचन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप
आचार्य बनना चाहते हैं। ठीक है, आचार्य को उस जमाने में आलोचक या सिद्धांत निर्माता भी कहा जाता था। तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य रूप से कुछ गुणों की चर्चा की, जिसमें सूक्ष्म विवेचन, पर्यालोचन शक्ति, ठीक है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन तीनों गुणों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आचार्य के अंदर होनी चाहिए उसकी की हुई है। अगर आप देखते हैं जो आलोचक आजकल वर्तमान समय में आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, अगर कोई कवि है, उसकी कविता की अगर आप आलोचना कर देते हैं तो कवि आपसे नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि आप मेरा मूल्यांकन ठीक से नहीं किए हैं, आपको कम से कम प्रशंसा तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आचार्यत्व के लिए सूक्ष्म विवेचन, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए सूक्ष्म, जो कि इस चैनल पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा। एक एक चीज को मैं खोलकर आपके सामने रख देने का प्रयास करता हूं और ये महसूस नहीं होने देने का प्रयास करता हूं कि आप किसी एक कोचिंग नुमा प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। ये तो मैं केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे जुड़ा हुआ हूं, नहीं तो यहाँ पर विश्वविद्यालयों से भी बेहतर आपको पढ़ाई मिल जाती, आपको सारी चीजें मिल जाती। आने वाले समय में आप बेहतर और चीजों को देखेंगे। तो सूक्ष्म विवेचन होना बहुत जरूरी है एक आलोचक के अंदर। चारों तरफ पर्यालोचन में आप देख रहे हैं कि इसमें संधि भी हुई है, पर्यालोचन, ठीक है, इसमें संधि विच्छेद है। तो चारों तरफ से उसको देखने की शक्ति होनी चाहिए और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए कि आप अपने विचारों के माध्यम से नए सिद्धांतों को स्थापित किए। जैसे आपने अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म को देखा होगा, तमाम आलोचनात्मक सिद्धांत रचे गए थे, लेकिन अज्ञेय और मुक्तिबोध ने भी अभिव्यक्ति, ईमानदारी, ठीक है, जीवनानुभव, इस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हुए हैं हिंदी आलोचना में। और तार सप्तक की भूमिका को आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आचार्यत्व के लिए किन किन गुणों की अपेक्षा होती है आपने देख लिया। अब इस प्रश्न का उपयोग आप मान लीजिए आप रिटेन एग्जाम में गए और उसमें पूछ दिया कि आलोचक के गुणों के बारे में बतलाइए, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रश्न के आधार पर आप 5 नंबर के क्वेश्चन को बढ़िया से लिखते हुए 4 नंबर तक हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आप देखेंगे कि बार बार इस बात की चर्चा हुई है कि रीतिकालीन कवि हैं या आचार्य, इसको लेकर काफी डिबेट हुआ है। कुछ लोगों ने माना कि कवि थे, कुछ लोगों ने माना कि आचार्य थे, कुछ लोगों ने माना कि ये दोनों थे। ठीक है, सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो कवि और आचार्य दोनों है, जिसमें एक नाम आप जानते हैं कि देव कहा जाता है, एक नाम पद्माकर कहा जाता है, ये सारे नाम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये बात किसने कही कि सैकड़ों कवि हुए, लेकिन वास्तव में वो क्या थे? कवि थे। आचार्य के गुण उनके अंदर नहीं थे कि वो सूक्ष्म विवेचन कर सके, पर्यालोचन शक्ति हो, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करें। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई रीतिकालीन कवि कोई नया सिद्धांत दिया। जो सिद्धांत दिए गए थे वो संस्कृत साहित्य के जो 6 संप्रदाय थे, उन्हीं के आधार पर इन लोगों ने एक बार से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ये बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। जितने भी रीतिकालीन कवि लक्षण ग्रंथ के आधार पर वो रचना कर रहे थे, उनको उन्होंने क्या माना? कवि माना। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, काव्य के साधारणतः कितने भेद किए जाते हैं? काव्य के साधारणतः कितने भेद किए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया श्रव्य, दृश्य, चंपू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि एक तीसरा भी है, जो कि दोनों के मिक्स रूप को कहा जाता है चंपू काव्य। तो इस प्रश्न के माध्यम से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नॉर्मली अगर अंकों में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने भेद किए गए हैं, 2, 3, 4, 5, तो आप बतलाएंगे वहां पर 2 भेद किए गए। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया प्रश्न के मुताबिक। अगला प्रश्न है, इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान
कच्चा ही समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो रीतियों को केंद्र में रखते हुए यह बात किसने कही कि भले लक्षण ग्रंथ लिखा गया, सब कुछ लिखा गया, लेकिन उस समय के जो भी रचनाकार थे या फिर लिखने वाले व्यक्ति थे, उनका साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं साहित्य ज्ञान दो तरीके का होता है, एक कच्चा होता है, एक पक्का होता है। आप लोग इसका मूल्यांकन करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको साहित्य ज्ञान कच्चा दिखाई पड़ता है, किस प्लेटफॉर्म पर साहित्य ज्ञान पक्का दिखाई पड़ता है। केवल घूम घूम कर इधर उधर पढ़ाने से ही आप सच्चा ज्ञान, पक्का ज्ञान नहीं दिखलाई पड़ता। कई जगहों पर साहित्य ज्ञान कच्चा ही रह जाता है। तो कहा गया कि यह सब नहीं समझना चाहिए कि रीतिकाल के भीतर कोई साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन या नई नई बातों की उद्भावना होती रही। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन सेम टू सेम हमने दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत के पुस्तकों से लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार के क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस के क्षेत्र में। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि लक्षण ग्रंथकार कवियों ने बहुत सारे लक्षण और भेद संस्कृत के पुस्तकों से लेकर लिखे हैं और कहीं कहीं अपर्याप्त भी, यानी कि इनके ऊपर कट कॉपी पेस्ट का इल्जाम यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा रहे हैं और लिख रहे हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार के क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में। यह बात किस कालखंड के कवियों के बारे में कही जा रही है? रीतिकाल। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे आप तोड़ मड़ोड़ कर भी इसको देख सकते हैं। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार, रस, छंद, काव्यांगों का समावेश। तो काव्य निर्णय के बारे में हमने इसी प्रैक्टिस सेट में ऊपर चर्चा की थी। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, अभी तक अगर हम बने हुए हैं तो ध्यान रखें कि सर ने बतलाया था कि भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। अब ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, काव्यांगों का समावेश। अगर मुख्य तरीके से देखा जाए तो अलंकार इसके केंद्र में है, लेकिन अलंकार के अलावा रस, छंद इत्यादि की विवाद इस ग्रंथ में की गई है, तो काव्यांगों का समावेश किया गया है। अब आप देख रहे हैं कि जब भी आपसे कोई पूछे कि काव्यांग क्या होता है, तो आप बताइए जिसमें रस हो, जिसमें अलंकार हो, जिसमें छंद हो, ये सब क्या है? काव्यांग। इसी तरीके से काव्य रूप से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो काव्य रूप में जैसे प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, लंबी कविता, ये सब क्या है? काव्य के रूप हैं। मुझे एक बार इंटरव्यू में बीपीएससी में, जिसके माध्यम से अभी मैं आप सभी के सामने हूं सर्विस में, तो वहां से हमसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि काव्य के रूपों के बारे में आप बतलाइए। तो जाहिर सी बात है कि उस समय हमने अपने बातों को रखा था और मैं चाहता हूं कि उन अनुभवों को अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करूं। काव्यांग अलग है और काव्य रूप क्या है? अलग अलग है। अगला प्रश्न है, भाविक छवि एक नया अलंकार दिखाई पड़ता है, यह किसने दिया? यह बड़ा ही मौलिक ढंग का क्वेश्चन है। हालांकि ऊपर के सभी क्वेश्चन मौलिक हैं, आपने उनको कहीं नहीं देखा होगा। अगर कहीं देखा भी होगा तो समझ जाइए कि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल से अगर कोई कहीं से कोई चीज चुरा रहा है तो एक बार जरूर हमें कमेंट करके बतलाइए कि इसका मिसयूज कहीं दूसरे जगहों पर हो रहा है। तो भाविक छवि एक नया अलंकार दिखाई पड़ता है, यह किसने दिया? ऑप्शन दिया गया भूषण, भिखारी दास, केशव दास, देव। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भाविक छवि नाम का एक नया अलंकार दिया महाकवि भूषण ने। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान में रखिए, आ सकता है। अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति के 5 भेद किए हैं किसने? ऑप्शन दिया गया भूषण, भिखारी दास, केशव दास, देव। अतिशयोक्ति, हम तो अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति के कुल 5 भेद किए गए। किसने किया हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी,
भिखारी दास ने अतिशयोक्ति के 5 भेद किए हैं, जिसमें जो 5वां भेद है उसका नाम है संभावना अतिशयोक्ति। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है भूषण, भिखारी दास, केशव दास, देव। तो कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने संचारी, जो संचारी भाव है, लगभग 33 भाव माने जाते हैं, लेकिन रीतिकालीन कवियों ने इसमें कुछ कुछ जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक भाव आया जिसको कहा गया छल। ये भाव किसने दिया, जिसको देखकर लोगों को लगा कि ये नया विचार है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बातों ही बातों में आप लोगों ने इसके सही जवाब तक आप पहुंच चुके थे। और देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लंबा बनाया है, लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो वहां पर पूछ लिया गया है कि छल नामक संचारी भाव को किसने दिया है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है और सही जवाब तक आप पहुंच जाएंगे कि देव ने इसके बारे में बात की हुई है। इसी तरीके से जिस आचार्य के इतिहास ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने भी एक शब्द का इजहार किया था, चकपकाहट। ठीक है, चकपकाहट नाम से उन्होंने एक भाव का जिक्र किया हुआ है। जब आप भ्रमर गीत पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र उसकी भूमिका में दिखलाई पड़ता है, चकपकाहट। और पूर्वांचल के इलाके में तो लोग बोलते हैं कि क्यों चकपका रहे हो। चकपकाहट शब्द क्या है, भाव है, संचारी भाव है। और आप जानते हैं कि ये सभी भाव हमारे शरीर में आप दौड़ते रहते हैं, जैसे ही अनुकूल माहौल आता है वो है। और जो छल है, आप तो छल के बारे में जानते ही जानते हैं। तो सही जवाब क्या था, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव व्यवहितता में हो जाता है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? छल का जो अंतर्भाव है वो किसमें हो जाता है? व्यवहितता एक भाव है जिसको कि आप सात्विक भावों में जोड़कर देख सकते हैं, उसी के अंतर में मान रहे हैं। कौन? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है कि सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव व्यवहितता में हो जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अब सात्विक भाव क्या है, इनको लेकर हमने रस वाली वीडियो में बतलाया हुआ है, वहां पर आप विस्तार से देखिए। हिंदी व्याकरण को हमने पूरा कवर किया हुआ है। आप अब हमारे ऊपर विश्वास करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आपकी पुरानी वीडियोज हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, भले उसमें कैमरा आवाज को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ रहा हो, लेकिन आपकी समझ बहुत विकसित हो जाएगी। तो क्या नई होती है, क्या पुरानी होती है, हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं है। बस जरूरत है विश्वास की। विश्वास नया पुराना हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड होता है। तो ध्यान रखिए, आपको सफलता के लिए गोल्ड के तरफ जाना ही पड़ेगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव व्यवस्था में हो जाता है। थोड़ा सा मैं वक्त लेकर पढ़ा रहा हूं ताकि आप आराम से एक बार इस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप प्रसन्नचित हो जाएंगे। बस आपको जरूरत लगेगा, आप दाएं बाएं देखेंगे और धीरे से टिक कर देंगे, और एक से अधिक बार आप चेक करेंगे क्या मैंने सही टिक लगाया है कि नहीं। अगला प्रश्न है, केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें किसने कहा कि केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं? केशव के बाद जितने भी रीतिकालीन कवि आए उनमें कोई खास वाद का निर्देश नहीं दिखलाई पड़ता है। ये बात कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब केशव को बार बार अलंकारवादी किस कारण कहा जा रहा है? आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा, भूषण बिन विराजई कविता बनिता मित्य। इसमें भूषण जो शब्द लगा हुआ है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो केशव दास की पंक्ति है और उसमें एक खास अलंकार है। एक तो वो पंक्ति अलंकार के लिए कही ही गई है कि बिना अलंकार के जैसे स्त्री का शोभा नहीं बढ़ता है, और भी चीजें हैं, कविता भी वैसे ही सौंदर्यहीन हो जाती है। तो इसमें बिनु शब्द लगा हुआ है, तो कौन सा एक खास अलंकार होता है? आप लोगों ने कई बार कमेंट करके बतलाया भी है। उम्मीद है कि जो नए विद्यार्थी हैं वो कमेंट और लिखने से क्या होता है कि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, ये कनेक्शन है। जो विद्यार्थी लिखने से कतराते हैं उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वो कतराना कम करें और लिखना शुरू करें।
अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की है? ऑप्शन दिया गया काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, नाट्यशास्त्र। आप देख रहे हैं विकल्प को, देखिए विकल्प में कोई हिंदी की रचना नहीं है जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। विकल्प क्या होते हैं? समान रूप से ही होते हैं। अब जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर मिक्स वाला आप बना दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन हो भक्ति काल का और आप बीच में डाल दीजिए रीतिकाल आधुनिक काल के कवियों का, तो फिर वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहता है। जब तक टक्कर वाला ऑप्शन न हो, आप बार बार उसमें इस तरह से शतरंज की गोटी न बैठाएं, तो प्रश्न किस चीज का होगा? बातों ही बातों में आप क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़ चुके होंगे और सही उत्तर तक पहुंच रहे होंगे। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की है? एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ऐसे ग्रंथ हैं जो कि अलंकार पर बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से भी आप इसको कट कर सकते हैं, यानी कि बी और डी में मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला सिर्फ ए और सी में है और आप सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं। सही उत्तर क्या है? डी है। चंद्रालोक नाम की जो रचना है उसको आधार बनाते हुए महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो चंद्रालोक है वो एक अलंकार ग्रंथ है और भाषा भूषण किस तरीके का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। भले इसमें भाषा लगा हुआ है लेकिन भूषण का मतलब भी क्या होता है? अलंकार होता है। तो अब आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, कितना भी आप अस्वस्थ रहेंगे, तो भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आप तुरंत आंख खोलते हुए बोलेंगे कि अलंकार ग्रंथ है, मैंने अनुराग हिंदी एकेडमी पर इसको पढ़ा हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न आता है, आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा भी होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों के कर्ता के संदर्भ में असत्य है कि वे थे भावुक, सहृदय, निपुण कवि, आचार्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों के कर्ता के संदर्भ में कुछ बातें कही हुई और उन बातों में कौन सी बात असत्य है उसे हमें बतलाना है। क्वेश्चन का जो भाव है यही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों के कर्ताओं के संदर्भ में कहा था कि वो बहुत भावुक हैं, सहृदय हैं और निपुण कवि हैं, लेकिन वो क्या नहीं है? आचार्य नहीं है। इसके ऊपर हमने कई क्वेश्चन में देखा कि उन्होंने कहा कि लिखने के लिए तो सैकड़ों कवि लिखे, लेकिन वो आचार्य नहीं थे। वो भावुक हो सकते हैं, सहृदय हो सकते हैं, एक अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन वो आचार्य नहीं हो सकते। ये बात और लोगों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो नोट्स भेज सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन आचार्य सब लोग नहीं होते हैं। आचार्य कुछ ही लोग होते हैं। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझे आचार्य रजनीश कहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपको एक विश्वास दिला रहा हूं, आपके को हाईवे पर चलने के लिए कह रहा हूं। आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप बीच में से उतर जाइए। हाँ, कभी कभी आप अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आपको ऑप्शन डी पर जाना पड़ेगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण देकर संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? इस बार हमने ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज किया। बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। चूंकि आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो सही जवाब तक तुरंत पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन उसको आप मानिए कि आप फाइनल एग्जाम में जाकर देखिए कि क्या आप सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। फाइनल एग्जाम में आपको लगेगा कहीं बच्चन सिंह तो नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग इधर उधर लगाना शुरू करेंगे और पता चला कि गलत उत्तर तक पहुंच गए। तो ये छलनी का काम, चलनी का काम यहाँ पर हो रहा है कि आप जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनको ऊपर ही उठा ले रहे हैं, जो बड़े और भारी, बाकियों को तो आप समेट देंगे। अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन कवियों का अलंकारों की अपेक्षा किसकी ओर अधिक झुकाव रहा? ऑप्शन दिया गया रस ग्रंथ की ओर, जनता की समस्याओं की ओर, राष्ट्रीय एकता की ओर, नायिका भेद की ओर। रीतिकालीन कवियों का अलंकारों की अपेक्षा किसकी ओर झुकाव अधिक रहा? तो आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि अलंकारों की अपेक्षा सबसे ज्यादा अगर उनका झुकाव था तो नायिका भेद की ओर था।
आप जितने भी रीतिकालीन कवियों को पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, नक्शिक वर्णन ज्यादातर लोगों में दिखलाई पड़ता है। कुछ ने तो नक्शिक नाम से रचनाएं ही लिख दी, कुछ ने अपने अलग अलग ग्रंथों में केवल नायिका भेद की ओर संकेत किया है। ठीक है, अब मान लीजिए आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी ए को लगाकर बैठे रहेंगे कि सही जवाब ए होगा, लेकिन सही जवाब क्या हो रहा है? ऑप्शन डी हो रहा है। तो ध्यान रखिए, आप सही उत्तर तक पहुंचिए। अगला प्रश्न है, रीति ग्रंथों के संदर्भ में असत्य है। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन के भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से मुक्त और अपरिमित सी हो गई, उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। वागधारा बधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। अब इसमें हमें बतलाना है कि रीति ग्रंथों के संदर्भ में असत्य क्या है। विकल्प आप देख रहे हैं थोड़े से लंबे थे और नए पैटर्न के हिसाब से देखा जा सकता है, और सब्जेक्टिव जानकारी जिसकी रहेगी वही इस प्रश्न तक पहुंच पाएगा। बहुत कम विद्यार्थी पहुंच पा रहे हैं, ऐसा मैं उनके मन को टटोलने के बाद कह रहा हूं जी, पहुंच ही नहीं पाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी आप देखेंगे कि सत्य में ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सत्य है। असत्य क्या है? वह एक प्रकार से मुक्त है, बल्कि क्या हो गया यहाँ पर? बद्ध, और अपरिमित नहीं, परिमित सी हो गई। उसका क्षेत्र क्या हो गया? संकुचित हो गया। जितना आप देखेंगे आधुनिक काल के कवि हैं, उनका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है, वो मुक्त हैं, परिमित भी नहीं है, अपरिमित है। लेकिन रीतिकालीन कवियों में देखेंगे कि तीन तरीके के कैटेगरी बना दिए जाते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उस समय जो भी रीति मुक्त लिख रहे थे उनको पागल कवियों के श्रेणी में ही रखा जाता था। उनको बिरही, इन सारे कवियों, प्रेमी के नाम से भी जाना जाता था। उस जमाने में जब भी आप कुछ थोड़ा सा हटकर काम करेंगे तो आपको उतनी जल्दी से मान्यता नहीं मिलती। तो देखिए, रीति ग्रंथ क्या थे? वो बद्ध थे, परिमित थे और संकुचित हो गए थे। एक पहले से ही पैरामीटर बना के रख दिया जाता था। जैसे आप लोगों ने कभी कभी फील किया होगा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते भी हैं कि सर हम लोग जब विमर्शों पर आधारित चीजों को लेकर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, इन सब पे बहुत काम हो चुका है। आप देखेंगे इन विमर्शों के केंद्र में सबसे अगर प्रमुख कोई विधा है तो वह है आत्मकथा, और सबको देखेंगे कि एक ही पैटर्न पर लिखे गए हैं। सभी आत्मकथाएं एक ही पैटर्न पर। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, केवल शीर्षक अलग रहता है, सबकी समस्याएं एक जैसी होती हैं। उसी तरीके से रीतिकालीन कवियों में भी आप देखेंगे कि सब रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, इन सभी को ही अपना विषय वस्तु बनाए हुए हैं। तो क्या होता है? क्षेत्र सीमित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऑफर वाले आपको कोर्स मिलते हैं, ऑफर वाले कोर्सों का केवल कवर चेंज होता है, बाकी मटेरियल सब वही होता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि सर आप अपने ही कम्युनिटी के लोगों की आलोचना करते हैं। आलोचना इसलिए करना पड़ता है कि मैंने एक बुक देखा जो कि यूपी हायर एजुकेशन के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। ठीक है, और उसमें कवर पर तो लिखा गया था यूपी हायर एजुकेशन, लेकिन मैंने अंदर देखा उसके इंडेक्स को, तो उसमें संस्कृत और अन्य चीजें भी दी गई हैं। आप बताइए, अगर आप यूपी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें कहीं संस्कृत पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। उस किताब का दाम मैंने देखा 475 रुपए है। मैंने सोचा कि इस पर एक मैं वीडियो बनाऊं, फिर मुझे लगा कि जाने दीजिए, क्या लफड़ा पालने का है, अपना काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं सतर्क नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? सबसे पहले अगर आप किताब खरीदने जाते हैं तो किताब के इंडेक्स को देखिए और अपने सिलेबस को देखिए कि जो सिलेबस में लिखा गया वो है कि नहीं। केवल नाम के ऊपर मत जाइए। अगर मैं भी किताब निकालता हूं तो मेरी भी किताब को आप देखिए। किताब जल्दी ही आएगी, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बार किसी की किताब चल जाती है तो वो कुछ भी अगड़म बगड़म इधर उधर करके छाप देता है, और आप ठहरे सीधे साधे भोले भाले विद्यार्थी जो कि लोगों की बातों में आ जाते हैं तो आप ठगा जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप ध्यान रखिए, मैं कई बार सही बात बोल देता हूँ, लोग पचा नहीं पाते हैं, दिक्कत यही है। लेकिन जब तक हम आप सभी से जुड़े रहेंगे, सही बात बोलते रहेंगे। तो रीति ग्रंथों के संदर्भ में असत्य था, उसको आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, रीति काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी,
पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। यह बात कही गई कि रीतिकालीन कवियों ने बहुत सारा काम किया, अगर देखा जाए तो लक्षण ग्रंथों के आधार पर उसी समय भाषा के दृष्टिकोण से और व्याकरण के दृष्टिकोण से एक काम होना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और उसमें जो च्युत संस्कृति दोष, ये दोष खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक ग्राम्य दोष होता है, चित्त संस्कृति दोष, जो कि इसमें शब्दों में दोष होता है, उसको चित्त संस्कृति दोष कहा जाता है। जो परंपरा से ही लोकल जो क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव होता है वो दिखलाई पड़ता है, उसको हम चित्त संस्कृति दोष कहते हैं। खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार आप जब काव्य दोष पढ़ेंगे, काव्य दोष को लेकर भी हमने चर्चा की है। कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि इस चैनल पर ना उपलब्ध हो, बस जरूरत है कि आप देखिए वहां पर। तो शुक्ल जी ने कहा कि इस दोष का निराकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आपको मान लीजिए इंटरव्यू इत्यादि में जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकालीन कवियों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन कौन सा ऐसा काम उनको करना चाहिए, तो तुरंत आप बता देंगे कि सर उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन जिस तरीके से भाषा को व्याकरणबद्ध करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर पाए। उसमें काव्य दोष बहुत जगह पाए ही जाते रहे। आगे चलकर इस काम को किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जब उन्होंने परिमार्जित रूप से, मानक रूप से व्याकरण पर जोर देना शुरू किया। अगला जो प्रश्न है, भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो मान लीजिए आप फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे? भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया। भूषण ने किस रस को लिया था? भूषण ने वीर रस को लिया है। यही है अलगाव भूषण का अन्य कवियों से। भूषण ने जिस रस को लिया उसका पूरा आवेश उनमें था। वीर रस में ही आवेश रहेगा, श्रृंगार रस में आवेश रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल यूं ही नहीं लिखते थे, कहीं कहीं शब्दों का एक दूसरे से क्या है, लिंक है, पर भाषा उनकी अनेक स्थानों पर सदोष रही। वही च्युत संस्कृति दोष रचना पंक्तियों में पाया जाता है। यह बात किसने कहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, बिहारी, केशवदास। तो किसकी भाषा में यत्र तत्र मतलब जहां तहां पूर्वी प्रयोग दिखलाई पड़ता है, और उन शब्दों का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को लिखते हैं कि पहले के भी कवियों में जो चित्त संस्कृति दोष था वो भी मौजूद था। हालांकि उस समय ब्रज भाषा अपने चरम पर पहुंच गई थी, जरूरत थी उसको व्याकरण के नियमों में बांधना, जो कि रीतिकालीन कवियों ने भी नहीं किया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भाषा में कीन, दीन आदि से खाली नहीं? निम्नलिखित में से किसकी भाषा कीन, दीन आदि से खाली नहीं है? प्राय उसमें मिल जाते हैं दोनों शब्द। ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, बिहारी, केशवदास। प्रिय विद्यार्थियों, देखने में प्रश्न बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत घातक प्रश्न है। उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं। सही जवाब तक आप लोग पहुंच गए। सही जवाब है ऑप्शन सी। बिहारी, कवि बिहारी के बारे में ये बात कही जा रही है कि उनकी भाषा में भी कीन, दीन आदि शब्द प्राय दिखलाई पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर किस क्षेत्र में हुआ? ब्रज, अवध, बघेलखंड, पूर्वांचल। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, एरिया है, जिसमें रीति ग्रंथों का सर्वाधिक विकास हुआ? यह बड़ा ही मौलिक ढंग का प्रश्न है, आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं दिखलाई पड़ेगा। अगर दिखलाई पड़ेगा भी तो इस वीडियो लेक्चर के बाद ही दिखलाई पड़ेगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अवध क्षेत्र में रीति ग्रंथों का अधिकतर विकसित क्षेत्र दिखलाई पड़ता है। ठीक है, आमतौर पर आप देखेंगे कि रीति ग्रंथों की जो भाषा रही वो ब्रज भाषा रही है। रीति काल की
जो भी केंद्रीय भाषा रही वो क्या रही, ब्रज भाषा रही है। लेकिन इसका क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कितना अंतर विरोध है। यहाँ पर आप देखिए, इस चीज को कैच कीजिए, उसका क्षेत्र कहां पर था, अवध का था। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिल संस्कृत पारस्यो पय अति प्रकट जु होय। ब्रज मागधी मिले अमर, नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हु मिले, तट विधि कहत बखानी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, बिहारी, भिखारी दास। तो मुझे जानबूझकर डालना पड़ा है सूरदास इत्यादि को, ताकि आपको लगे कि कहीं सूरदास ने तो नहीं कहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, भिखारी दास ने इस बात को कहा है, ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमत सब कोय, मिल संस्कृत पारस्यो पय अति प्रगट जु होय। ये बात किसने कही, भिखारी दास ने। और अगला जो प्रश्न है, काफी जाना माना प्रश्न, ब्रज भाषा हेत ब्रजवासी न अनुमानव, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया रसखान, सूरदास, बिहारी, भिखारी दास। तो ये प्रश्न जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, ये प्रश्न कहां से बन रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से ही बन रहा है। मैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप 100 क्वेश्चन में जा रहे हैं, 125 क्वेश्चन में जा रहे हैं, 200 क्वेश्चन में जा रहे हैं, या फिर 70 क्वेश्चन में ही जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी ग्रंथ से मिलेंगे। कहां से प्रश्न बनते हैं वो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो ब्रज भाषा हेत ब्रजवासी न अनुमानव, ये पंक्ति है ऑप्शन डी, भिखारी दास। अब अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि जन्म लें तो ब्रज क्षेत्र में ही लें, ब्रज के अलावा कहीं ना लें, रसखान हो सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तुलसी और गंग दो ही कवि ऐसे हैं जो कि सभी कवियों के क्या हैं, सरदार हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, अग्रणी हैं। और इन कवियों, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इनकी क्यों सरदार हैं? क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वो एक से अधिक भाषाओं में, जहां पर आप देखेंगे ब्रज, अवधी, संस्कृत, तीनों का समावेश दिखलाई पड़ता है। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, भिखारी दास। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, भिखारी दास ने ये बात कही हुई है। और इसके पहले हमने गंग के बारे में, तुलसीदास के बारे में, तमाम लोगों के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप उन चर्चाओं को ध्यान में रखे होंगे। अगला प्रश्न है, रस निधि की रचना है। रस निधि नाम के एक कवि रहे हैं, जो कि इनका उपनाम है। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव तौर पर आपको पढ़ा दिया है। रसनिधि किसका उपनाम है? उनकी एक खास रचना है, रतन हजारा, रतन बावनी, रतन रत्नावली, रस रतन। ठीक है, विकल्प दिए थे रस रतन, रतन हजारा, रतन बावनी, रत्नावली। सब में रतन रतन लगा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने इसको सही टिक कर लिया। रतन हजारा नाम से रसनिधि ने ग्रंथ लिखा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे में ढाल लिया, जिससे वे खटकते क्या, सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामदेव शुक्ल, नगेंद्र। विकल्प को हमने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको बोरियत महसूस न हो। तो ये बात किसने कही कि बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि? यहां पर देखिए, बिहारी को किस कवि की श्रेणी में रखा गया? परम उत्कृष्ट कवि, यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे। क्योंकि बिहारी इत्यादि का जो समय था वो कहीं न कहीं फारसी भावों से, यानी कि जो मुगल काल था उसमें सर्वे सर्वा अगर कोई भाषा थी तो वो फारसी थी। उसका प्रभाव इन कवियों के ऊपर सामान्य रूप से पड़ना ही था, लेकिन उन्होंने उसको ऐसी देशी सांचे में ढाला कि वो शब्द पता ही नहीं चलते। जैसे वर्तमान समय में हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो कई बार अंग्रेजी के कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं उसको अपने देशी भाषा में, कि वो खटकते ही नहीं। जैसे लॉकडाउन का, अगर हम लॉकडाउन जब कोरोना चल रहा था तो धड़ल्ले से सब लोग समझ जा रहे थे कि एक लॉकडाउन चल रहा है, और बाकी
आपने भोजपुरी में हर अंग्रेजी के शब्द में वाह लगा दिया जाता है, अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। और अवधि ब्रज जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, ठीक है, जैसे मेरे एक मित्र हुआ करते थे, वो फोटो फोटो को जैसे हम लोग बोलते हैं फोटोआ या फिर फोटोआ, वो बोलते थे फोटौना। हमारा फोटौना जो खींचा गया था उसको भेज देना। तो ये अंग्रेजी का है, लेकिन हम लोग उसको किस सांचे में ढाल दिए? देशी सांचे में ढाल दिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि किन किन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग आप लोग उसको देशी सांचे में ढालकर कर देते हैं और वो खटकते भी नहीं, ठीक है। ये बात आज किसने कही थी बिहारी के संदर्भ में? सही बात है, ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि बिहारी जैसे परम उत्कृष्ट कवि वो भी फारसी भावों के प्रभावों से नहीं बच पाए, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात की कि उन भावों को देशी सांचों में ढाल दिया और सरलता से लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो कहीं खटकते भी नहीं थे। अगला प्रश्न है कि उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामदेव शुक्ल, नगेंद्र। तो बिहारी के बारे में ये बात किसने कही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है इस कथन को लेकर बस इतना दूर कि उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। अब यहां से क्वेश्चन पूछकर अब इसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तीन ऑप्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जायसी, घनानंद, ठीक है, और बिहारी। ये तीनों ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। जब भी विरह ताप की बात आती है तो तुरंत हमारे दिमाग में जायसी का नाम आ जाता है, घनानंद का नाम आ जाता है। एक दो बार क्वेश्चन इस तरीके से आ चुका है और यहाँ पर बिहारी का है। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही? बिहारी के बारे में कही हुई है। और उन्होंने कहा कि बिहारी जो भी रचनाएं की हैं रस भंग करने वाले कहीं विभत्स रूप नहीं दिखलाई पड़ता है। अब यहाँ पर विभत्स क्या है? एक तरीके का स्थायी भाव है। अब ये किसका है? जो भी रस और भाव का आपस में संबंध है वो जरूर आप ध्यान में रख लीजिए, जिससे कि आपका हिंदी व्याकरण भी तैयार हो जाएगा। सही जवाब था इसका कि रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कही हुई है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद थे। रीतिकाल के कवियों ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है। प्रिय छंद कौन से थे? कवित्व, सवैये, दोहे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो ऑप्शन है वो है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद थे कवित्व और सवैये। भक्ति काल में आप देखेंगे कि दोहे थे, ठीक है, लेकिन रीतिकाल में ये दोनों ज्यादा थे, कवित्व और सवैये। हालांकि कुछ कवि थे, खासतौर से जैसे बिहारी का नाम लिया जाए तो बिहारी के दोहे काफी फेमस रहे, लेकिन ज्यादातर कवियों ने कवित्व और सवैये का प्रयोग किया। तो इसको ध्यान में रखिए, इसलिए इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस छंद को श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था? कवित्व, सवैये, दोहे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप आंख बंद करके ऑप्शन डी नहीं बतलाएंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए गूगली फेंका हुआ है और हो सकता है कि आप एलबीडब्ल्यू भी हो सकें, लेग बिफोर विकेट आपका हो सकता है अगर आप नहीं ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कवित्व। श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से जो उपयुक्त छंद था वो कवित्व था। तो श्रृंगार तो ज्यादातर लोग लिख रहे थे, वीर में आप भूषण को रखिए, सूदन को रखिए, ये जो कवि थे इन्होंने वीर रस से युक्त कविताएं की हुई हैं। अगला प्रश्न है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। उपरोक्त कथन सुझाव के तौर पर किसका है? आप देख रहे हैं क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से मोड़ा है। अगर आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे तो ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि श्रृंगार काल कहने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो ये बात किसने कही? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये सुझाव था। ध्यान रखिए, जैसे आपको मैं सुझाव देता हूं उसी तरीके से शुक्ल जी ने सुझाव दिया कि देखा जाए तो वास्तव में जो रीतिकाल है, शुक्ल जी ने तो इसको क्या कहा? रीतिकाल ही कहा। रीतिकाल में
दो तरीके की रचनाएं की जा रही थी। एक तरफ श्रृंगार में रचनाएं की जा रही थी, दूसरी तरफ वीर में की जा रही थी। तो प्रधानता किसकी थी? श्रृंगार की थी। इसलिए इस काल को रस के विचार से, रस के दृष्टिकोण से सवाल पूछा जा सकता है कि श्रृंगार काल किस दृष्टिकोण से नामकरण पड़ा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रस के विचार से इसको श्रृंगार काल अगर कोई कहे तो कह सकता है। इतना कहने की जरूरत थी कि आलोचक इसको लूट पड़े और कईयों ने नाम दे दिया है। तो मौलिकता किसकी रही? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि जितने भी आगे के आलोचक पैदा हुए यहीं से निकले हुए हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है, सुझाव के तौर पर कहा था। शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा, जो कि समग्रता में, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा, वो समग्रता में सभी प्रवृत्तियों को समेट लेता है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? अभी हमने ऊपर बतलाया कि सुझाव तो दिया था शुक्ल जी ने, लेकिन श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। किसने कहा था? सही जवाब तक आप पहुंच चुके होंगे, ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अभी कहने की ये देरी थी रामचंद्र शुक्ल को कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि इसको श्रृंगार काल कह सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अर्ध मौलिकता है, क्योंकि ये बात पहले भी किसी ने कह दी। बाद में लोगों ने अलंकृत काल भी कहा, कुछ लोगों ने अंधकार काल भी कहा, अलग अलग ढंग से लोगों ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के बाद के कालखंड को किस नाम से संबोधित किया है? प्रश्न को देखिए, ये मेरी मौलिकता है। मैंने आप सभी को चकमा देने के लिए या फिर भक्ति काल को याद करने के लिए कि भक्ति काल के बाद के कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन दिया गया है श्रृंगार काल, रीतिकाल, उत्तर मध्य काल, निम्नलिखित में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला जवाब है, लेकिन अगर प्रामाणिक तौर पर देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कालखंड को रीतिकाल नाम दिया है। हालांकि उन्होंने इतिहास ग्रंथ में उत्तर मध्य काल जरूर लिखा है, लेकिन जहां पर आप देखेंगे काल विभाजन वाला इनका पोर्शन है, वहां पर इन्होंने उत्तर मध्य काल के बाद इन्होंने रीतिकाल ही नाम दिया। और कई बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वीरगाथा काल के लिए, भक्ति काल के लिए, ठीक है, रीति काल के लिए और गद्य काल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक काल ये सब कहीं नहीं कहा है, गद्य काल उसको कहा। तो प्रश्न जिस तरीके से परीक्षाओं में बनते हैं, हमने उसी तरीके से यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। आप जितने समय तक यहाँ पर जुड़े रहे होंगे, आपको पता ही नहीं चला होगा कि आप 46 के 46 प्रश्नों को हल कर लिए, और सभी मौलिक प्रश्न थे, एकदम से परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न थे। आपको लगा ही नहीं होगा कि आप एमसीक्यू कर रहे थे, आपको लगा होगा कि एमसीक्यू के साथ साथ आप सब्जेक्टिव तौर से भी पढ़ रहे थे और एक बहुत ही मजे हुए प्रोफेसर के संगत में आप पढ़ रहे थे। कौन कहता है कि यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए तो मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, एक ठीक ठाक राज्य विश्वविद्यालय में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं उनको इस चीज का कभी अफसोस ना हो, मलाल ना हो कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए। अब आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगे। अनुराज हिंदी एकेडमी एक पूरक चैनल है जो कि आपको एकेडमिक तौर पर सभी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।